प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। जलवायु अनुकूल और अधिक उपज वाली 109 किस्मों के बीज जारी किए। सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया। कहा, उसके पास हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, मालदीव भारत का महत्वपूर्ण साझेदार। दोनों देश अपने पारंपरिक सहयोग को आधुनिक साझेदारी में बदलने के इच्छुक। देश के उत्तरी इलाकों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और पेरिस ओलंपिक फ्रांस में भव्य समापन समारोह के साथ आज रात संपन्न होगा। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में अधिक उपज देने वाली 109 किस्मों के बीज जारी किए। उन्होंने कहा कि जलवायु अनुकूल और अधिक उपज देने वाली इन किस्मों से किसानों की आय बढ़ेगी। 61 फसलों की इन 109 किस्मों में 34 खेती की और 27 बागवानी की किस्में हैं। खेत फसलों में बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और अन्य फसलों के बीज शामिल हैं, जबकि बागवानी फसलों में फल, सब्जी, कंदमूल, मसाले, फूल और औषधीय पौधों के बीज शामिल हैं। श्री मोदी ने मोटे अनाजों का उल्लेख किया और कहा कि लोग पोषक खानपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभ की चर्चा करते हुए कहा कि जनता का जैविक कृषि पर भरोसा बढ़ रहा है। किसानों ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। श्री मोदी ने नई किस्में विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की। वैज्ञानिकों ने बताया कि वे प्रधानमंत्री के सुझावों के अनुरूप काम कर रहे हैं। बाद में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। श्री चौहान ने कहा कि इन फसलों के बीज जलवायु अनुकूल हैं और खराब मौसम में भी अधिक पैदावार दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये किस्में पोषक तत्वों से भरपूर हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और जो कृषि उत्पाद मिले वो ऐसे मिले जनता को जो पोषण युक्त हो, मानव शरीर को भी स्वस्थ रखें ताकि उत्पादन बढ़ सके, उत्पादन की लागत भी घट सके और जनता को पोषण युक्त आहार मतलब अनाज, फल, सब्जियां मिल सके। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को बधाई देना चाहूंगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि इनसे किसानों की आय बढ़ेगी, पैदावार में इजाफा होगा और लागत घटेगी। हमारे संवाददाता ने कार्यक्रम में मौजूद कुछ किसानों से बातचीत की है। जो ये वैरायटियां आई हैं ये किसान के लिए मैं किस्म से मानता हूं कि वरदान है। किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए और देश को भी फायदा होगा। उत्पादकता बढ़ेगी तो जो कंसेप्ट था कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाली बागवानी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाई गई फसल बीमा योजना को लागू करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस योजना से सैकड़ों किसान लाभान्वित होंगे। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य मौसम के प्रतिकूल प्रभावों और प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की रक्षा करने के अलावा हितधारकों की दीर्घकालिक मांग को पूरा करना है। प्रस्तावित फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों के कारण प्रभावित फसलों के नुकसान से किसानों को वित्तीय हानि से बचाने के लिए लाई गई है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया है। सेबी ने कहा कि उसके पास हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त आंतरिक तंत्र है, जिसमें प्रकटीकरण ढांचा और अस्वीकृति का प्रावधान शामिल है। सेबी ने कहा कि प्रतिभूतियों की होल्डिंग और उनके हस्तांतरण के संदर्भ में आवश्यक प्रासंगिक खुलासे समय समय पर किए गए हैं। इसने कहा कि अध्यक्ष ने हितों के संभावित टकराव से जुड़े मामलों से स्वयं को अलग भी कर लिया है। सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में किए गए दावों पर कहा है कि इन मुद्दों पर उचित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की सेबी ने यथोचित जांच की है। सेबी ने कहा कि वो भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता और इसके व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से संसद सत्र शुरू होने पर कोई विदेशी रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी करने के समय पर सवाल उठाते हुए विपक्ष पर यह भ्रम फैलाकर देश में आर्थिक अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया।
उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी प्रमुख पर लगाए गए आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपनी गाढ़ी कमाई शेयर बाजार में निवेश करने वाले मध्यम वर्ग के छोटे और मझोले निवेशकों के हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वे सेबी पर भरोसा करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख भागीदार है और दोनों देश अपने पारंपरिक संबंध बढ़ाकर आधुनिक साझेदारी करने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव के विकास में सहयोग से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना हमारा उद्देश्य है। Maldives for us is a key partner in the Indian Ocean region. It is very much at the heart of our neighborhood first policy, and our development cooperation is aimed at touching all facets of people's lives here and to find ways of bringing tangible benefits to their lives. डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव में अड्डू सुधार और तट संरक्षण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत ने इन दोनों परियोजनाओं में मालदीव सरकार के साथ साझेदारी की है ताकि अड्डू को एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन बढ़ाने के साथ ही अड्डू का समग्र आर्थिक विकास करना है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अड्डू में लगभग 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जो दर्शाता है कि भारत मालदीव में क्षेत्रीय विकास को काफी महत्व देता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की यात्रा के बाद आज शाम नई दिल्ली लौट आईं। उनकी इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ करने के साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों और द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात और संवाद भी उन्होंने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस यात्रा से फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते के साथ भारत की ऐतिहासिक साझेदारी सुदृढ़ होने के साथ ही नए क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ेगा। बांग्लादेश में सोमवार को सत्ता परिवर्तन के बाद से अधिकांश पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। इसके परिणाम स्वरूप वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। अवामी लीग पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार एम सखावत हुसैन ने पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी संभालने और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने को कहा है। इस बीच सिलहट डिवीजन के मौलवी बाजार जिले में आज हजारों लोगों ने हमलों के विरोध में रैली निकाली। वे स्थानीय अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों, बर्बरता, लूटपाट और उनके घरों, मंदिरों तथा व्यवसायों को आग लगाने का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2024 आज देशभर के 170 शहरों में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड एनबीईएमएस ने कहा कि इस साल लगभग 2,28,540 प्रवेश पत्र जारी किए गए। इस परीक्षा के संचालन की निगरानी के लिए परीक्षा केंद्रों पर 1,950 से अधिक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता और 349 के सदस्यों तथा 8 क्षेत्रीय नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किए गए थे। परीक्षा के बारे में किसी भी भ्रामक सूचना को रोकने के लिए एनबीईएमएस ने सोशल मीडिया माध्यम पर कड़ी निगरानी रखी और सुनिश्चित किया कि इससे जुड़े लोगों को मात्र प्रामाणिक जानकारी दी जाए। एनबीईएमएस ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के बीच व्यापक समन्वय के साथ बढ़े हुए सुरक्षा उपायों ने नीट पीजी के सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के उत्तरी इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और बिहार में अगले 7 दिनों तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पश्चिमी और मध्य भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के उत्तरी भागों में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज अच्छी वर्षा दर्ज की गई, जिससे दिल्ली वासियों को उमस से राहत मिली है। पंजाब के भी कई जिलों में आज तेज वर्षा के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पंजाब में इस मानसून की ये पहली तेज वर्षा है। मौसम विभाग ने लगातार बारिश का अनुमान जताते हुए कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
पंजाब में मानसून की आज हुई भारी वर्षा जानलेवा साबित हुई है। होशियारपुर जिले में हिमाचल प्रदेश से सटे जेजों इलाके में बरसाती नाले के पानी के तेज बहाव में एक वाहन के फंसने से 11 लोग बह गए, जिनमें से केवल एक व्यक्ति को ही बचाया जा सका है। ये सभी लोग हिमाचल प्रदेश के डहलों से एक शादी समारोह के लिए नवांशहर जा रहे थे। कुछ शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि अन्य के लिए तलाश जारी है। इस बीच गुरदासपुर जिले में रावी नदी पूरे उफान पर है, जिससे जिले के मकोड़ा पत्तन इलाके में भारत पाक सीमा से सटे करीब 7 गांव सड़क संपर्क से कट गए हैं। जालंधर समेत कई शहरों में अनेक सड़कों पर जल भराव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा हुई है। बाढ़ से संबंधित घटनाओं में आज 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 3 लोग लापता हैं। हाल की आपदाओं के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऊना जिले में हादसे में हरोली क्षेत्र के बाथू बाथड़ी में बाढ़ की चपेट में आ जाने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक अन्य लापता है। वहीं जनजातीय जिला किन्नौर के पूह में फ्लैश फ्लड से भारी भूस्खलन होने के कारण पूह से रौरिक तक नेशनल हाईवे को कई जगह नुकसान पहुंचा है। पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। लगभग 3 सप्ताह तक चली रोमांचक खेल स्पर्धाओं के बाद आज रात पेरिस ओलंपिक खेलों का रंगारंग समापन होगा। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इस दौरान लगभग 80,000 दर्शक इस शानदार समापन समारोह के साक्षी बनेंगे। समापन समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ओलंपिक ध्वज को 2028 में लॉस एंजेलिस में होने वाले अगले ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति को सौंपेंगे। भारत की ओर से मनु भाकर और शीजेश ध्वजवाहक होंगे। इस ओलंपिक्स में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में चीन पहले, अमेरिका दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर रहा। पेरिस से अपने दिलों में तमाम यादों को समेटे आज खिलाड़ी जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस उम्मीद के साथ कि दोबारा लॉस एंजेलिस में फिर मिलेंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। विदेशी निवेशकों ने अगस्त के पहले 7 सत्रों में भारतीय ऋण बाजारों में 6,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। हालांकि एफपीआई ने इक्विटी बाजार से 13,431 करोड़ रुपए की निकासी की। ये निकासी भारतीय पूंजी बाजार में लगातार 2 महीने के सकारात्मक निवेश के बाद की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। जलवायु अनुकूल और अधिक उपज वाली 109 किस्मों के बीज जारी किए। सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन किया। कहा, उसके पास हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक व्यवस्था है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, मालदीव भारत का महत्वपूर्ण साझेदार। दोनों देश अपने पारंपरिक सहयोग को आधुनिक साझेदारी में बदलने के इच्छुक। देश के उत्तरी इलाकों में तेज बारिश और पेरिस ओलंपिक फ्रांस में भव्य समापन समारोह के साथ आज रात संपन्न होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।